आज मैं आपको करा रहा हूं बलिदानी के बकरे, या इसे कुर्बानी का ग्रह भी कहा जाता है। ये कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है और बड़ा ही गुप्त रूप से काम करता है। इसीलिए शायद कई बार ये कंसेप्ट जब हमें नहीं आता तो लाल किताब पढ़ने वाले लोगों के साथ भी ये दिक्कत आती है कि जो सिम्टम हमारी लाइफ में आ रहे हैं, जो परेशानियां हमारी लाइफ में आ रही हैं, वो कुंडली से पता नहीं लग रही। और जिन ग्रहों का ना तो दशा है, ना ही वो वर्षफल में गड़बड़ है, फिर हमारे ऊपर ये फला मुसीबत क्यों आ रही है, ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही। तो आज उसका समाधान होने जा रहा है। जब भी किसी ग्रह को चोट लग जाए, जब भी किसी ग्रह के ऊपर मद्दा असर आ जाए, तो वह ग्रह अपनी प्रॉब्लम को अपने साथी ग्रह के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। ये मैं बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा ताकि आपके बिल्कुल दिमाग में ये चीज बैठ जाए। पर बड़ा ही कामयाब कंसेप्ट है। फिर से बता रहा हूं, हमने पढ़ा है कि जब भी ग्रह टक्कर खाता है, और टक्कर का कंसेप्ट आप सभी को मालूम है, ग्रह जहां पर भी बैठा है अपने से 8वें स्थान पर बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारता है। कोई भी ग्रह जहां पर बैठा है वो अपने से 8वें स्थान में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारता है। जैसे जो भी ग्रह दसम भाव में बैठेगा वो 5वें भाव में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारेगा। अब 5वें भाव में बैठा हुआ जो ग्रह जो टक्कर खा रहा है, जिसको टक्कर लगी उसको चोट लगी, इसका मतलब यह है उसके ऊपर एक मुसीबत आई। मुसीबत देने वाला ग्रह जो था उसने उसको टक्कर मार के डेंट मारा है, और डेंट लगने से उस ग्रह को जो पीड़ा पहुंच रही है, तो ये कंसेप्ट यह है कि वह ग्रह अकेला पीड़ा सहन नहीं करता, बल्कि अपना कुछ पोर्शन अपने दूसरे ग्रह पर डाल देता है। और वो ग्रह फिक्स्ड हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे कि किस ग्रह ने अपना कुर्बानी का बकरा रखा हुआ है। इसको ऐसे समझो, 7 ग्रहों ने, सिर्फ राहु केतु को छोड़ दो, राहु केतु अपनी मुसीबत खुद पर ही झेलते हैं, पर हर ग्रह ने, राहु केतु के अलावा हर ग्रह ने अपना एक कुर्बानी का बकरा रखा हुआ है। यानी कि एक ग्रह ऐसा रखा हुआ है जो कुर्बानी के लिए है। अपनी मुसीबत को वो उस पर काफी हद तक ट्रांसफर करता है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या वो 100% मुसीबत ट्रांसफर कर देता है? तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स को ट्रांसफर करता है। और ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट मैं इसलिए भी मानता हूं, जैसे कि हम परिवार के सदस्य आपस में एक विशेष बंधन से बंधे हुए होते हैं, और परिवार के किसी भी सदस्य पर मुसीबत आ जाती है तो सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? मान लीजिए हमारा भाई प्रॉब्लम में है तो हमें टेंशन हो जाएगी। अगर पिता को कोई समस्या आ गई तो बेटा ऑटोमेटिक टेंशन में आ गया। बेटे को टेंशन हो गई, बेटा मान लो बीमार हो गया, तो बाप को ऑटोमेटिक टेंशन हो जाएगी। यानी कि मुसीबत जिस पर आई हुई है उसके अलावा भी उसके रिश्तेदार, उसके मित्र प्रॉब्लम फील करते हैं, दुख महसूस करते हैं। इसके अलावा और इफेक्ट कहाँ आएगा? रिश्तेदारी के अलावा कहाँ आएगा? या ग्रह हमारे शरीर पर उस मुसीबत को छोड़ देगा। या तो रिश्तेदार फंसेगा,
या शरीर फंसेगा या व्यापार यानी कि फाइनेंस फंसेगा। तो ये है कंसेप्ट। अब मैं उदाहरण देकर के आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि अगर सूरज फंस जाए यानी कि सूरज को टक्कर लग रही हो, तो सूरज अपनी मुसीबत को केतु ग्रह पर ट्रांसफर करेगा। या आप ऐसे समझो, सूरज का बलिदान का जो बकरा होगा, बलि का जो बकरा होगा, वो केतु होगा। सूरज ने बलि के बकरे के रूप में केतु को रख रखा है। अब मान लो सूरज पंचम भाव में बैठा है और शनि दसम भाव में बैठा है। तो यहां पर सूरज को शनि टक्कर मार, आप समझे कि नहीं समझे? तो मुसीबत किस पे आई? सूरज पे आई। जैसे ही सूरज पे टक्कर आई, सूरज क्या करेगा? काफी हद तक की प्रॉब्लम केतु पर ट्रांसफर कर देगा। अब ट्विस्ट कहां पे आता है? ट्विस्ट यहां पे आता है कि आप लोग क्या देखेंगे कुंडली में? आप तो ये देखेंगे भाई सूरज जो है शनि के द्वारा टक्कर खा रहा है, तो मुसीबत सूरज की आ रही है। आप सोचेंगे यार ये तो सूर्य की पीड़ा है, पर वास्तव में परेशान कौन हो रहा है? वास्तव में केतु परेशान। अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि लाल किताब में हम केतु से क्या क्या देख रहे हैं। अभी अभी मैंने केतु का करवाया है। केतु हमारे कमर से नीचे का हिस्सा, खास करके पांव के नीचे का हिस्सा, पांव, पांव के नाखून, हमारी टांगे, ये सब केतु से संबंधित है। अगर केतु मुसीबत छोड़ेगा, अपना असर दिखाएगा, तो हमारे पांव में, टांगों में दर्द की शिकायत होगी, पांव में तकलीफ आएगी, नाखूनों में रिलेटेड, पांव के नाखूनों में तकलीफ आएगी, पेट का ऑपरेशन होने की समस्या आ सकती है, कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी का सामना करना पड़ सकता है, डॉग बाइट्स का सामना करना पड़ सकता है। केतु हमारा पुत्र भी है। जो केतु है वो हमारी औलाद भी, हमारा पुत्र भी है। हो सकता है कि बेटा बेचारा मुसीबत में फंस जाए, या तो हमारे साथ घटेगा, हमारे साथ घटेगा तो क्या होगा? शरीर पे आ रही, या वो बेटे के ऊपर इफेक्ट डालेगा। और क्या क्या होते हैं? भांजा है, दोता है, ये सभी केतु के रिश्ते हैं। तो इनमें भी परेशानी आ सकती। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? बहुत सिंपल है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं गुरु ग्रह का। गुरु ग्रह ने बलि के बकरे के रूप में फिर से केतु को रखा हुआ है। सूरज ने भी केतु को रखा हुआ है और गुरु ने भी केतु के ऊपर, केतु को ही रखा हुआ है। बलि का बकरा केतु ही बनेगा। अब यहां पर, हाँ हिमांशु क्या कह रहे हो? सर मैं ये कह रहा हूं कि अगर गुरु से सूर्य और शनि को टक्कर लगे तो फिर। देखो सूर्य को टक्कर अगर लग रही है तो सूर्य को तो वैसे ही शनि साथ में आ गया तो वो वैसे ही पीड़ित, आप समझो। तो सूरज के और शनि एक साथ अगर आ रहे हैं और यहाँ पर बस कोई भी ग्रह उसको टक्कर मार, मारेगा। तो मैं बाद में बताऊंगा कि वो टक्कर ज्यादा बड़ी है या हल्की टक्कर है। ओके पॉइंट सर। समझे? अगर टक्कर हल्की है या भारी है, उसकी मुसीबत कहाँ जाके गिरेगी? केतु के ऊपर। तो केतु की गड़बड़ी हो जाएगी। और ठीक केतु है। हमारा अपना विश्वास होता है। ओके अक्सर सर। लोगों का भगवान से विश्वास उठ जाता है, ज्योतिष के उपायों से विश्वास उठ जाता है, या कई बार खुद का कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। और अक्सर मुसीबत आने पर कॉन्फिडेंस ही जवाब दे जाता है। यस। आज आपको पता चलेगा ये क्यों जवाब दे जाता है। क्योंकि ओके सर। मैक्सिमम ग्रहों ने अपना बलि का बकरा केतु को रख रखा है। और ठीक है सर। केतु है स्वयं पर विश्वास।
खुद के ऊपर विश्वास, धर्म पर विश्वास, परमात्मा पर विश्वास, इसलिए खुद का विश्वास भी डगमगा जाता है और परमात्मा से भी विश्वास डगमगा जाता है। ओके सर। तो अभी हमने समझा सूरज का बलि का बकरा केतु, गुरु का बलि का बकरा भी केतु। अगर गुरु किसी कारण से भी मंदा हो रहा हो, गुरु चाहे टक्कर के मंदा हो चाहे कैसे भी मंदा हो, वो अपनी कुछ हद तक मुसीबत केतु पे डाल देगा। पहले सारे ग्रहों का लिख लो तो आपको और भी आनंद आएगा। सूरज का लिख लिया, गुरु का लिख लिया, आप चंद्रमा का लिखो। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसने तीन तीन बलि के बकरे रख रखे, और चंद्रमा ने जो तीनों रखे हैं वो तीनों उसके मित्र हैं। सूरज ने सूरज को रखा हुआ है, चंद्रमा ने सूरज को रखा हुआ है, मंगल को रखा हुआ है और गुरु को रखा हुआ है। यानी तीन ग्रह, गुरु, मंगल और सूरज, ये तीन ग्रह हैं जो बलि के बकरे। यानी कि चंद्रमा ने तीन ग्रहों को बना रखा है बलि का बकरा। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि ऋषि मुनि बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा भाई सबसे ज्यादा लोगों का चंद्रमा ही गड़बड़ होता है। मैंने जब आपको चंद्रमा बताया था तो मैंने कहा कि 90% लोगों का चंद्रमा पीड़ित होता है। अक्सर चंद्रमा बहुत जल्दी पीड़ित हो जाता है, और इतने सारे वेज हैं जिसमें चंद्रमा बड़ी जल्दी फंस जाता है। ग्रह किसी कारण से भी फंस जाओ, किसी कारण से भी मद्दा हो रहा हो, वो अपनी कुछ हद तक प्रॉब्लम को ट्रांसफर अपने बलिदानी ग्रहों के ऊपर छोड़ देता है। तो तीन ग्रह इसलिए रखे क्योंकि एक ग्रह के ऊपर होगा तो बेचारा एक ग्रह हमेशा फंसा ही रहेगा, वो तो बेचारा है ना। चंद्रमा तो हमेशा फंसा रहता है, जल्दी कोई ना कोई मुसीबत उस पर आती रहती। तो यहाँ पर कुछ हद तक वो मंगल पर, कुछ गुरु पर, कुछ सूरज पर ऐसे अपनी मुसीबत को ट्रांसफर कर देता है, जिससे वो अपना बचाव कर लेता है। दूसरी बात यह है कि शुक्र ग्रह ने अपना बलि का बकरा चंद्रमा को रख रखा। देखिए कमाल की बात, शुक्र जब भी पीड़ित होगा, ये बड़ा प्यारा कंसेप्ट, शुक्र जब भी पीड़ित होगा तो चंद्रमा पर अपनी मुसीबत डाल देगा। शुक्र क्या बताया था मैंने? इनर हैप्पीनेस, आपकी आंतरिक खुशी, आपके अंदर का जोश, आपका प्रेम संबंध, आपका घर गृहस्थी का संबंध शुक्र है। अब शुक्र जैसे ही पीड़ित होगा तो मन उदास हो जाएगा। अगर घर में झगड़ा होगा तो क्या होगा? अगर मियां बीवी का झगड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? मन उदास होगा कि नहीं होगा? सीधा इफेक्ट मन पे पड़ेगा। और हमने लाल किताब में क्या समझाया कि स्त्री का दाम्पत्य जीवन भी शुक्र है और पुरुष का दाम्पत्य जीवन तो है ही शुक्र। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों का एक ही ग्रह है शुक्र, जो डिसाइड करता है कि उसकी घर गृहस्थी कैसी रहेगी। शुक्र किसी रूप में भी पीड़ित हो जाएगा तो वो मन की खुशी पर प्रॉब्लम डाल देगा। मन उदास रहेगा, हताश रहेगा, निराश रहेगा, मन के अंदर वो खुशियां नहीं रहेंगी, वो व्यक्ति आनंदमय स्थिति में नहीं रह सकता। सुबह से लेके शाम तक यंत्रवत काम करेगा। ध्यान रखिएगा, जिसका चंद्रमा पीड़ित होता है ना, ये लोग काम करने में बहुत तेज होते हैं, मतलब वर्कोलिक होते हैं। सुबह से शाम तक ये लोग काम करते हैं, रिलैक्स नहीं करते, लाइफ को एंजॉय नहीं करते, पैसा खर्च नहीं करते। कहीं ना कहीं इनका चंद्रमा साथ में अपने आप ऑटोमेटिक पीड़ित होता है। अब आप में से कोई ये भी पूछ सकता है कि जी ये चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हो। हाँ, जिस कुंडली में शुक्र मंदा है वहां पर चंद्रमा अपने आप पीड़ित हो जाएगा। वो कहीं बैठा हो, चाहे उच्च का चंद्रमा ही क्यों ना बैठा हो, चाहे सेकंड हाउस का ही चंद्रमा क्यों ना बैठा हो, मन से उदास हो।
इसीलिए कई बार जब हम कहते हैं कि फला ग्रह फलाने भाव में बैठा है तो हमारे सिम्टम्स नहीं मिलते, क्योंकि हो सके जो ग्रह अच्छा लग रहा है देखने में कि बहुत मजबूत बैठा हुआ है, हो सके वो किसी के लिए बलि का कुर्बानी का बकरा हो, और जिसके लिए वो कुर्बानी का बकरा है वो ग्रह बेचारा फंसा पड़ा हो और उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो ये भी एक कारण हो सकता है। शुक्र के बाद बुध को नोट करें। बुध ग्रह कमजोर होगा या मद्दा होगा या टक्कर खाएगा, तो बुध ग्रह ने अपना बलिदानी का बकरा शुक्र को रखा हुआ। बुध मंदा तो शुक्र ऑटोमेटिक मद्दा। अब सिंपल सी बात है भाई, घर गृहस्थी को चलाने के लिए फाइनेंस तो चाहिए ना। बुध ग्रह आपका फाइनेंस है, आपका इंटेलिजेंस। चालाक और होशियार आदमी फिर भी अपनी घर गृहस्थी को आराम से चला जाता है, झूठ सच बोल करके बड़े आराम से निकल लेता है ना। और जो सीधा साधा होता है वो लड़ मरता है। तो दोनों में बड़ी गड़बड़ है। इसी प्रकार से शनि ग्रह ने अपना कुर्बानी का बकरा शुक्र को रखा हुआ है। और मंगल ग्रह ने अपना बलिदानी का बकरा केतु को बनाया हुआ है। अब इसको दोबारा से समझते हैं। सबसे ज्यादा ग्रहों ने तो केतु को ही बेचारे को रखा हुआ है कुर्बानी के बकरे के रूप में। सूरज ने, गुरु ने, मंगल ने, ये तीन ग्रह याद कर लो। सूरज, गुरु और मंगल, ये तीन ग्रह, तीनों का बलिदानी का बकरा केतु ही है। फिर बाकियों ने शुक्र को बना रखा है, दो ग्रहों ने, बुध ग्रह ने और शनि ग्रह ने कुर्बानी का बकरा शुक्र को बना रखा है। और शुक्र ने चंद्रमा को बना रखा है। और चंद्रमा ने तीन ग्रहों को बना रखा है, सूरज को, मंगल को और गुरु को। ये तीन ग्रहों को बना रखा। अब इतना समझ में आ गया। और राहु केतु अपनी मुसीबत खुद ही झेलते हैं, वो किसी अन्य पर ट्रांसफर नहीं करते। अब इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करें? सबसे पहले आप बाय बर्थ चार्ट पकड़ेंगे। आप अपना चार्ट पकड़ेंगे और उस चार्ट में सबसे पहले उन ग्रहों को फाइंड आउट करेंगे जो आपको टेक्निकली जितना मैंने समझाया है उस हिसाब से मंदे हैं, मंदे असर वाले हैं, या किसी ग्रह से टक्कर खा रहे हैं। दो ग्रह पकड़ लिए आपने। ये जो बाय बर्थ चार्ट के प्लेनेट होंगे और ये जो मंदा असर दिखाएंगे, तो परमानेंट ही अपनी मुसीबत अपने बलिदानी ग्रह के ऊपर छोड़ के बैठे हुए हैं। एक तो वो जो ये मुसीबत होगी ये परमानेंट नहीं होगी, ये कभी आएगी कभी जाएगी, कभी आएगी कभी जाएगी। पर ये कब ज्यादा आएगी और कब जाएगी, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए आपको वर्षफल का सहारा लेना पड़ेगा। और आप अपना वर्षफल बनाएंगे और वर्षफल में फिर देखेंगे कि अब की बार इस साल कौन सा ग्रह टक्कर खा रहा है और कौन सा ग्रह मद्दा असर दे रहा है। उससे सिम्टम्स मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने कहा हमारे घर का कुत्ता वो भी केतु का प्रतीक है, हमारा भांजा वो भी केतु का प्रतीक है, हमारा दोता केतु का प्रतीक है। पर हर इंसान की लाइफ में तीनों हो जरूरी तो नहीं ना, इनमें कोई भी हो सकता है। कई बार तीनों ही नहीं होते। अब मेरे जैसा आदमी है जिसने कुत्ता नहीं पाल रखा,
मेरे कोई सगी बहन नहीं है, रियल सिस्टर नहीं है, तो सगा भांजा भी नहीं है, और अभी नाना बनने की उम्र आई नहीं है, तो अभी तो तीनों ही नहीं है। तो क्या होगा? तो वो शरीर के ऊपर चीज को अटैक कर सकता है, समझे, या वो बेटे के ऊपर ट्रांसफर। तो हमें इस तरीके से समझना हो। इसीलिए कहते हैं केतु को सदा अच्छा बना के। केतु एक ऐसा ग्रह है बहुत जल्दी फंस सकता है। और केतु के बारे में मैंने कहा था, अच्छी सोच और बड़ी सोच, ये केतु के अच्छे होने की निशानी है। अब लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम कहते हैं बड़ी सोच। हर आदमी कहता है क्या बात करते हो आचार्य जी, सुन के तो देखो मेरी सोच कितनी बड़ी है। रात को तो मैं करोड़ों पति बन के सोता हूँ, हैं, सुबह तक मामला खाली मिलता है, वो बात अलग है। पर सारी रात करोड़ों अरबों रुपए का मामला होता है, कुछ छोटा मोटी बात नहीं है। सोच तो मेरी बहुत बड़ी है। ये सोच नहीं है, ये तो सपना है, ये तो सपन है, ये तो इच्छाएं हैं। इच्छाएं सोच नहीं हुआ करती। अब इच्छा तो एक गरीब आदमी करता ही करता है कि वो अमीर बन जाए। हर आदमी का स्वभाव है, जिस भी हालत में वो प्रेजेंट में होता है, उससे और अच्छा हो जाने की इच्छा उसमें ऑटोमेटिक जाग जाती है। अगर कोई आदमी एमएलए नहीं है तो एमएलए बनने की इच्छा करेगा। जिस दिन एमएलए बन जाएगा उस दिन वो कैबिनेट मंत्री बनने की इच्छा करेगा। और जिस दिन कैबिनेट मंत्री बन जाएगा वो कहेगा अब तो मेरा मुख्यमंत्री के तौर पे नाम आना चाहिए, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। और मुख्यमंत्री बन लेगा तो प्रधानमंत्री बनने की सोच रखेगा। और प्रधानमंत्री बन लेगा तो फिर कहेगा अब इससे नहीं उतरूंगा मैं, बाढ़ में जाए दुनिया, आप किसी को नहीं आने दूंगा इस सीट पे। अब मैं वो पूरा लठ लेके बैठ जाएगा, वो किसी को आने ही नहीं देगा। तो ये मानव स्वभाव है, मानव प्रकृति है। सोच का मतलब क्या है? सोच का मतलब है कि मैं वेल्थ क्रिएटर बनूं, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे सभी लोग लाभान्वित, कोई ऐसा कंसेप्ट लेके आऊं जिससे लोगों का घर चल सके। उसकी सोच हो कि मैं बड़ी बड़ी सैलरीज दूं लोगों को, बड़ी बड़ी तनख्वाहें दूं, बजाय कि यार मैं इसका 100 रुपया काट लूं, 200 रुपया काट लूं। नहीं, मेरे पास बड़े बड़े सलाहकार होने चाहिए, महंगे सलाहकार होने चाहिए, पर टैलेंटेड लोग मेरी लाइफ में होने चाहिए। मेरे आसपास अच्छे मित्र होने चाहिए, मेरे पास क्वालिटी के लोग होने चाहिए, मेरे पास क्वालिटी का खाना होना चाहिए, क्वालिटी के प्रोडक्ट होने चाहिए। ये सोच बड़ी सोच को दिखाता है। ये सोच है। अब वो करोड़ों अरबों की बात नहीं कर रहा है, वो अपनी क्वालिटी की इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ में अपनी क्वालिटीज को बढ़ाने की बात को सोच रहा है, सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात सोच रहा है, वही रियल केतु की अच्छी और बड़ी सोच है। आप जिस लेवल पर भी हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे या फाइनेंशियल लेवल पे, जिस भी लेवल पे हैं, अगर आप उससे ऊपर उठना चाहते हैं, उठना कैसे? अपने अंदर परिवर्तन ला करके, अपनी चीजों, अपने जीवन में अच्छी क्वालिटीज की बातें लेकर के आ करके, तो निश्चित रूप से आपका केतु अच्छा है। और आप कहते हैं बदलना मैं नहीं चाहता, पर करोड़ों कमाना चाहता, चेंज मैं अपने अंदर नहीं लाना चाहता, पर मैं राजा महाराजा की तरह जीना चाहता। तो इसका मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि केतु आपको अलाउ करेगा ही नहीं। जब तक बड़ा नहीं सोचेंगे, बड़ा खुला नहीं सोचेंगे। मैं कई बार कुछ स्टूडेंट्स का भी जवाब नहीं देता हूं, क्योंकि मैं दिल को नहीं तोड़ना चाहता। क्योंकि सोचने में तो हर आदमी ही बड़ा सोचता है ना, छोटा सोचता कौन है? आप किसी से बात करके देख लो। आप जब कहते हो कि बड़ा सोचो, वो कहता है क्या बात करते हो, आप भी इतना बड़ा नहीं सोचते जितना बड़ा मैं सोचता हूँ। अब वो अपने हिसाब से तो बिल्कुल ठीक ही कर रहे हैं, पर उनसे पूछें, क्या आप हर साल कोई अपना अवगुण छोड़ देते हैं? क्या आप कोई गुण की वृद्धि करते हैं? हर साल आप में क्या इंप्रूवमेंट लेकर के आते हैं आप?
अपनी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। तो सीधा सा एक कंसेप्ट है, अगर केतु को समझना। हम सभी की जिंदगी में मुश्किल से 3-4 मित्र होते हैं, ले देकर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, मित्रता वाला कंसेप्ट खत्म होता चला जाता है, और ले दे करके कईयों को तो 50 तक पहुंचते पहुंचते 2-3 मिल जाए तो मिल जाए, गनीमत है, वो उसमें भी खुश हैं, कहते कम से कम 2-3 तो हैं। मित्र का मतलब यहां पर ये है कि जब आप अपने दुख की बात बताते समय घबराएं ना, और लगे कि इसको बता दूं तो मन हल्का हो जाएगा, ये शायद मेरे लिए कुछ कर देगा, या इसमें भी तड़फ आएगी, इसमें भी थोड़ा सा पेन होगा, ये भी ही विल फील पेन, और खुशी की बात बताऊंगा तो मुझसे ईर्ष्या नहीं करेगा, उल्टा मुझे अप्रिशिएट करेगा, वाह, वेल डन, बहुत बढ़िया, मुझे तुझसे उम्मीद थी कि तू अच्छा ही करेगा। उसे मित्र कहते हैं। और जब उसको आप फोन करो तो उससे कारण ना पूछे आपसे मिलने, आपको यार तुझसे मिलना है तो एक बार आके मिलना, वो पूछेगा बस ये बता दे कितने बजे आ। वो ये नहीं पूछेगा क्यों आना है, क्यों आऊं, तू मुझे यही बता दे, मैं तेरा यहीं से मेल बना के भेज देता हूँ। नहीं, वो मित्र नहीं है। तो जो आपसे आने का और मिलने का कारण ना पूछे और बहाने ढूंढे आप एक दूसरे से मिलने के, तो वो आपके मित्र हैं। मित्र का मतलब ये है, जहां मन से मन का मिलन हो, और जब मन का एनर्जी दूसरे मन में ट्रांसफर हो, तो वहां पे इत्र की बरसात, उसे ही मित्र कहा जाता है। तो वो मित्र है। हर साल आपकी जिंदगी में एक नया मित्र आना चाहिए। 40 साल की उम्र में अगर आपके 40 मित्र हैं, इट्स मीन आपकी पर्सनैलिटी बहुत गजब है। और ये पर्सनैलिटी शरीर से नहीं होती, मैं ये स्पष्ट रूप से बता दूं, शरीर की पर्सनैलिटी नहीं है। ये वो पर्सनैलिटी है जो आपके व्यवहार से पैदा होती है। आप 40 साल की उम्र में 40 मित्र आपके होने ही चाहिए, ये आपकी पर्सनैलिटी को बताते हैं। अब जितनी ज्यादा इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उतना ही ऊंचा आप उठते जाओगे, और उसी से पता चलेगा कि आपकी सोच कैसी है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं 50 साल का हूं और मेरी सोच बहुत बड़ी है, उससे कुछ मत पूछो, बस ये पूछना तेरे मित्र कितने हैं। क्या तुम्हारे पास 50 ऐसे फ्रेंड है कि जिनको फोन मारो कि यार एक बार आज शाम को घर पे आइयो, कि अच्छा यार मैं 8 बजे आ जाऊं, आ जा। वो ये ना पूछे क्यों बुला रहा है, तू काहे को बुला रहा है, वो आ जाए बस, वो टाइम निकाल करके। ऐसे क्या 50 मित्र आपने अपनी जिंदगी में पैदा किए? अगर किए हैं तो निश्चित रूप से आपकी पर्सनैलिटी में कोई दोष नहीं है, आप अच्छी पर्सनैलिटी के व्यक्ति। और अगर नहीं किए हैं तो सोचिए, गड़बड़ है मामला, केतु कहीं ना कहीं फंसा पड़ा है ये आपका। फिर जो अच्छी सोच और बड़ी सोच की बात को छोड़ दीजिए। रुपया पैसा बहुत बाद में आता है, सबसे पहले यही चीज आती है। अच्छा आप सोचिए, हमारे देश में हम कहते हैं ना कि पैसा किसके पास ज्यादा है, तो कुछ लोग क्या कहेंगे जी, नेताओं के पास तो बहुत पैसा है। अरे साहब, कोई 10,000 करोड़ कमा के बैठा है, कोई 20,000 करोड़ कमा के बैठा है, कोई लाख लाख करोड़ तक पहुंचा हुआ है, साहब इनके पास बहुत पैसा हो। और फिर आप कहेंगे इनकी जान पहचान कितनी होती है। अरे साहब, एक फोन मारे कहाँ से कहाँ हिला दे, ये कहाँ से कहाँ हिला दे, कौन थे ये? बस इनके वो केतु वाले ही मित्र हैं। नेता उस दिन आप बनोगे जिस दिन आपके पिलर्स बनते चले जाएंगे। बिल्डिंग्स हमेशा पिलर्स पर बनती हैं, और ये केतु है ना, यही आपकी जिंदगी का पिलर है। आपकी जिंदगी में आपने कितने पिलर्स खड़े किए हैं, क्योंकि पिलर्स पे ही आप ऊंचा उठोगे। और अगर आपके पिलर्स नहीं बनाए अभी तक आपने, तो जिंदगी में ऊपर उठोगे कैसे? आप किसी को फोन मारो, वो कहे जी जनाब बताइए, आपका हुक्म सरकार। काम करके आपके लिए खुशी महसूस करे, आपका साथ दे करके उन्हें खुशी महसूस, कितने लोग ऐसे हमारे साथ, उस पर हमें विचार करना होगा। फिर देखिएगा, तो मैक्सिमम लोगों का केतु पे बड़ी गड़बड़ आ जाती है। वो पहली डेंट वो सोच पे मारता है। जब केतु बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, तो पुत्र संतान के ऊपर, हेल्थ में
प्रॉब्लम डालता है, या पुत्र आपका कहा नहीं मानेगा। अक्सर क्या समस्या आती है कि साहब बेटा सुनता नहीं। मैक्सिमम लोगों की दिक्कत है कि बेटा सुनता नहीं। भाई बेटा इसलिए नहीं सुन रहा, एक बार वर्चुअल में देख लो कि केतु बेचारा बलि का बकरा है, 3 ग्रहों में कहीं ना कहीं कोई सा ग्रह फंसा हुआ तो नहीं है। तो आप केतु के उपाय करने पड़ेंगे। केतु के उपाय करने से वो चीज में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ये बड़ा प्यारा कंसेप्ट। समझ गए आप बात? सबसे पहले आपने मेन नेटल चार्ट में देखना। नेटल चार्ट में हो सकता है कई बार कोई ग्रह ना फंसा हुआ हो, तो आप वर्षफल में देखिए वर्षफल में कौन सा ग्रह मद्दा है या डेंट खाया हुआ है। जो भी डेंट खाया हुआ होगा उसका आपने फिर इलाज शुरू कर देना है। अब हम चलते हैं इस मुद्दे पर कि साहब डेंट ज्यादा बड़ा लगा है कि छोटा लगा है। बड़ा आसान सा सूत्र बता रखा है। 10वें में जो भी ग्रह बैठेगा वो पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह को जोर के टक्कर मारेगा। तो जोर के जिस ग्रह को टक्कर लगी वो अपनी मुसीबत भी थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी, तो वो थोड़ी सी ज्यादा ही ट्रांसफर करेगा दूसरे को। तो आपने ये अंदाजा लगाना है ये टक्कर जोर की है कि हल्की सी है। अगर पहले भाव में बैठा हुआ ग्रह अष्टम को टक्कर मारेगा तो भी टक्कर हल्की है। बाकी जो टक्करें लगेंगी वो सामान्य रूप से हल्की टक्करें होती हैं और उनकी मुसीबतें भी हल्की हल्की होती, ज्यादा बड़ी नहीं होती, ज्यादा गंभीर नहीं होती। जैसे शुक्र फंसा तो चंद्रमा पर मुसीबत डालेगा। चंद्रमा अपना मन है या हमारी माँ, पर उसको टक्कर लग रही है सामान्य, तो बस वो हमारा मूड खराब करेगा, बार बार इमोशनल डेंट मारे। पर वो इमोशनल डेंट इतना बड़ा नहीं होगा कि हमें डिप्रेशन में ले जाए। पर वही चंद्रमा पंचम में बैठ जाए और शनि दशम में बैठ जाए, अब जो चंद्रमा को टक्कर लगेगी वो टक्कर डिप्रेशन दे सकती, वो लॉनलीनेस दे सकती, वो डिटैचमेंट दे सकती है, वो आपके लिए मुसीबत, बड़ी मुसीबत हो सकती है। यानी कि आपने ये भी देखना है कि ये मुसीबत किस लेवल की मुसीबत। पॉइंट समझे? हाँ आस्था जी, आपका क्या प्रश्न है? सर अगर 10वें में सूर्य ही हो और 5वें में केतु हो तो मतलब टक्कर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। देखो ये टक्कर को हमेशा याद रखिएगा, कोई ग्रह बैठा हो चाहे वो आपस में मित्र ग्रह ही क्यों ना बैठे हो। जैसे मान लो 10वें में सूरज बैठ गया और चंद्रमा बिठा दो आप 5वें में, तो दोनों परम मित्र हैं, सूरज चंद्रमा। पर जब सूरज टक्कर मारेगा ना चंद्रमा को, तो जोरदार टक्कर मारेगा। और चंद्रमा क्या करेगा, उसके पास भी 3 ग्रह हैं, वो अपनी कुछ मुसीबत वहां पर भी डालेगा पर उसके ऊपर भी मुसीबत आएगी। अच्छा, इस टक्कर के कंसेप्ट में ये मत समझना जो टक्कर खा रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं नहीं, उसको बहुत फर्क पड़ेगा। है ना? बस वो वाली बात है कि किसी को सजा दे दी जाए कि 10 डंडे लगेंगे, अब वो कहता है बाबूजी ऐसा करता हूँ मैं 2-4 डंडे अपने मित्रों के भी लगवा देता हूँ जिनको बलि का बकरा बनाया हुआ है ये हमेशा साथ रखते किस काम आएंगे, तो थोड़ा थोड़ा इन 2-2 डंडे इनके भी ट्रांसफर कर दो। पर ऐसा नहीं कि वो बच जाएगा, वो जीरो पे मुक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कुछ हद तक उसकी प्रॉब्लम वो दूसरों पर ट्रांसफर कर देगा तो उसको थोड़ा प्रेशर कम पड़े, इस तरीके से। पर सर सूर्य तो अपनी टक्कर का जो प्रॉब्लम है वो केतु को ही देता है, तो 5वें में अगर केतु है तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम मतलब उसी पे ही रहेगा। केतु किसी आगे ट्रांसफर नहीं करेगा, तो आपने ऐसा समझना है ये केतु के ऊपर ही टक्कर लग गई, तो सारी मुसीबत जो है उसको खुद को झेलनी पड़ेगी। और ये चीज अच्छी नहीं होती। भाई एक ही आदमी को 10 डंडे लगे और एक आदमी जो है कहते भाई 10 डंडों को डिवाइड कर दो कई लोगों में। अब मान लो चंद्रमा फंसा तो चंद्रमा के पास तो 3 बंदे हैं, वो उनको डिवाइड कर देता है ना? तो वो थोड़ा और कम प्रेशर हो जाता है। ये सूत्र बड़ा प्यारा है क्योंकि चंद्रमा पहले ही पिटा पुटा रहता है, बड़ा ही कमजोर सा रहता है, बहुत जल्दी पच जाता है, तो उसके पास 3-3 बंदे हैं बार बार ट्रांसफर करने के लिए। इस तरीके से आप सोचो।
हाँ विशाल जी, सर इसमें अगर शुक्र फंस जाए, आवाज आवाज ऊपर थोड़ा सा कीजिए, मेरी आवाज तो कम नहीं गई। सर हाँ इसमें अगर शुक्र फंस जाए, है, क्या कहा आपने, दोबारा बोलिएगा। अगर इसमें शुक्र फंस जाए हाँ तो वो चंद्र पे डाल देगा, हाँ और चंद्र जुपिटर, सन और मार्स पे डाल देगा। हाँ हाँ। तो अगर नहीं, ये सीरीज नहीं शुक्र बनती विशाल जी, विशाल जी ये सीरीज नहीं बनेगी। सीरीज नहीं या बनेगी, मैं हाँ। सभी को क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं होगा कि वो सीरीज एक दूसरे से बनती चली जाए। एक दूसरे से जो सीरीज बनती चली जाए ऐसा नहीं होगा कि चंद्रमा पिटेगा तो फिर वो आगे तीन को कर देगा, फिर तीन वो आगे सीरीज नहीं बनेगी। सिर्फ यहाँ पर एक 1 to 1 ही है। सर दूसरा ये पूछना था कि ये सिर्फ टक्कर के केस में होगा या नहीं ग्रहण के केस में भी होगा? नहीं नहीं नहीं, मद्दा होना चाहिए किसी भी कारण से चोट खाए। जैसे कि चंद्रमा है, अगर वो राहु के साथ बैठ गया तो मद्दा हो गया आपका। तो चंद्रमा अपनी मुसीबत सूरज पर, मंगल पर, गुरु पर भी ट्रांसफर करेगा इसका असर। यही कारण है कि कुछ लोगों की कुंडलियों में जब आप देखेंगे राहु चंद्रमा एक साथ है, पर बहुत ज्यादा डिप्रेस नजर नहीं आते, बहुत ही नॉर्मल से, सामान्य से महसूस करेंगे, क्योंकि लेकिन उसने तीन ग्रहों पर भी अपनी मुसीबत डाल रखी है। पर यह है कि उनका फिर गुरु बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो मुसीबत गुरु पे गई। अगर आप गोल घुमा के देखोगे, लाल किताब के सूत्र वहीं पर पहुंचा देंगे आपको। हमने जब गुरु को देखना था तो हमने क्या कहा था, भाई राहु चंद्रमा एक साथ नहीं होने, सूर्य चंद्रमा एक साथ, सॉरी सूरज और राहु एक साथ नहीं होने, नहीं तो गुरु मद्दा हो जाएगा। तो गुरु मद्दा इसलिए हो गया, वहां पे चंद्रमा फंस गया। ये ऐसे, तो वो जरूरी नहीं कि टक्कर सही हो, टक्कर आठवीं है वो मानना पड़ेगा, बट ग्रह किसी भी कारण से मद्दा हो रहा हो, जैसे कि सूरज सातवें घर में नीच का हो गया, हमने नीच का मान लिया सूरज को सातवें घर में, और अकेला बैठा तो वास्तव में उसको कोई हेल्प ही नहीं मिल रही, तो मद्दा हो गया। मद्दा हो गया तो अपनी मुसीबत का कुछ अंश वो केतु पे भी डालते, यानी कि उसकी सोच बड़ी नहीं हो पाएगी। आप उसको जितनी मर्जी मोटिवेशंस की वीडियो सुनवा लो, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, 2 दिन 4 दिन वो मोटिवेटेड रहेगा, 5वें 7वें दिन फिर वो वैसा का वैसा, मोटिवेशन फिर डाउन। और तो वो बदलाव नहीं ला सकता अपने अंदर। हर रोज कहेगा कि आज से मैं बदल जाऊंगा, है जोश उसमें जब आता है, जब ऐसा ही आता है कि घर के सारे बल्ब बदल डालूंगा, तो उस तरह का आता है। पर एक बल्ब बदल देगा तो फिर वो कई दिनों तक अगले बल्ब की तरफ नहीं जाता है। तो ये जो चीज आ रही है वो केतु पे इम्पैक्ट ऐसे डलता है। हाँ, कई बार वो संतान के ऊपर भी आ सकता है। तो जरूरी नहीं कि वो किसके ऊपर आएगा, वो आपको लक्षण देखना पड़े, वो आ कहाँ रहा है, वो असर कहाँ पे आ रहा है। लाल किताब में मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम को डायग्नोज कर। प्रॉब्लम्स मींस ग्रह को डायग्नोज कर, कि ग्रह कहां पर बैठ करके क्या असर पैदा कर। और वो टेक्निक मैं जिसको हमेशा क्रिटिसाइज करता हूं कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा, तो अजी रिजल्ट बता दो हमें, वो बहुत बड़ा गड़बड़ होने के चांसेस है। कई बार लोग हमसे भी पूछते हैं, यूट्यूब में भी लिख देते हैं, यूट्यूब में तो अक्सर लिख जाते हैं कि साहब मेरा फलाना ग्रह फलाने भाव में बैठा है, रिजल्ट बताओ। नहीं जवाब दो तो कह दो जी रिस्पॉन्स नहीं देते। अब क्या जवाब दे उनको, कितनी बड़ी थ्योरी कैसे समझाएं कि भाई कौन सा ग्रह कहाँ फंस रहा है तुम्हें पता ही नहीं चले। इतने ट्विस्ट हैं कुंडली के अंदर जो आपको नहीं पता चले। इसलिए ज्योतिष बहुत ही सहजता से, सरलता से और बड़ी विनम्रता से सीखने का कार्य। मैं अगर शाम को जब देखने बैठता हूं, तो अभी तो मेरा नंबर नहीं है यूट्यूब में, पर कुछ पुराने वीडियोस में मेरा नंबर है, तो वहां से लेकर के कम से कम डेली 60 से 70 मिनिमम लोगों की डिमांड आई रहती है। सबने डेट ऑफ बर्थ दे रखे होते हैं कि आप जो है बताओ। मैं कहता हूँ जिनसे पैसा ले रखा उनका ही पूरा नहीं हो रहा काम मेरे मुझसे, वही बेचारों को डेट आगे पे आगे देते रहते हैं हम लोग।
अब उनका कहाँ से, और ऊपर से थकावट। दूसरी बात, कुछ लोग सिंपल लिख देते हैं कि शनि 5वें में और ये 8वें में और ये 9वें में, बताओ जी क्या होगा, क्या रहेगा। तो भाई अच्छा, कई तो लोग लिखते हैं अच्छा हो जी मेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी। अब उन्हें ये नहीं पता कि शादी का ग्रह कौन सा है यहाँ पे, और वो जो मन करा 2-3 ग्रह लिख देते हैं। अब क्या बता दे, क्या ना बताएं। आंसर भी देना चाहे तो नहीं दे सकते, अलाउ नहीं करता हमारा कॉन्शियस, किसी की भी समझदार ज्योतिषी का नहीं करता। फेसबुक पे तो जाके कभी भी भूल के भी किसी को नहीं पूछना चाहिए। मैं कहता हूँ ये मूर्खता की हद है। अपनी डिटेल दे करके मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं। धन नहीं है, सीखिए, आराम से सीखिए, सहजता से सीखिए, दोस्ती करिए, विनम्र भाव से रखिए। आपको कोई ना कोई जीवन में मिलेगा, और कोई ना मिले तो भगवान तो है भाई, भगवान के दरबार में जाके मत्था रगड़िए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे बड़ा ताकत कौन है। वो प्रभु अपने आप ही कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल देंगे, तो सारा काम सेटल होता चला जाएगा। तो इस बात सर में मत। इस कॉन्सेप्ट से तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए सर, क्योंकि बड़ा ये होता था, लेकिन अभी वो जो अगर बली वाला देखते हैं तो सब काफी चीजें टिक हो जाती हैं कि अच्छा ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। हम्म। नहीं, इसीलिए सर इस जिस भी कंसेप्ट को विशाल जी मैं धीरे धीरे समझाऊंगा तो समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं जल्दबाजी करूं तो इसमें कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो वो मैं, मुझे मालूम है कि किन चीजों पे। मेरी बताई हुई क्लास में मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप बहुत बड़े सिलेबस पे मत ध्यान, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको ग्रैस्प कर लो। जो लोग कितने भी बड़े से बड़े कोर्स करके आए हो, आप आगे रहो, आप पीछे नहीं रहने वाले, आप बहुत आगे रहने वाले, क्योंकि आपको रियल सूत्र मिल रहे हैं। लोग आज भी सीख रहे हैं यही कि सूरज 7वें में बैठा है तो क्या होगा, और 8वें में बैठा है तो क्या होगा। वो अभी भी उसी धर्रे पर चल रहे हैं। कारण क्या है, 90% लोग सिखाने वाले वो उसी धर्रे से सीखा। वो लाल किताब को लेकर के खुद भी कंफ्यूज है, उन्होंने थ्योरी रट ली है। अच्छा, उनसे पूछो कि बलिदानी का ग्रह, वो कह देगा हाँ जी, जो ग्रह अपनी मुसीबत दूसरे पे डाल दे। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो नहीं पता। जो हम वो फिलॉसफिकल रूप में बात करते हैं वो नहीं पता। और मैं तो इस चीज से घबराता नहीं, रोज 2-3 लोग आके लिख जाते हैं जी आप प्रवचन बड़ा अच्छा देते हो। अब कोई पुराना वीडियो को आ जाता है, हाँ, अब तो मैं यही लिखने लगा, इस प्रवचन में ही जो है सूत्र छिपा हुआ है, ढूंढ इसको। है, एक तो भाई तुझे फ्री में मिल रहा है, ऊपर से तेरी डिमांड भी बहुत बड़ी बड़ी है कि प्रवचन भी मत दो, है, डायरेक्ट तुझे पढ़ाओ बिठा करके, है। तो खैर, वो राहु का क्षेत्र है, उसमें खैर क्या हम कर सकते हैं। सर इसमें उपाय पीड़ित ग्रह का करना है या पीड़ित, बलि के ग्रह का करना है या दोनों का करना है? जिस ग्रह की बलि हुई उसको चोट लगी ना, तो जिस ग्रह पीड़ित की दोनों बलि का। हुई है, दोनों दोनों का विशाल जी। जो ग्रह मद्दा हो गया, उसका। मद्दे होने के कारण उसने अपना जो ट्रांसफर किया है, जी। उसको भी और उसको भी, दोनों को। जी। जैसे कि अगर सूरज मद्दा हुआ और उसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी केतु वहां पर, तो केतु का तो उपाय होना ही होना है, साथ में सूरज का भी उपाय हो। इसीलिए जो केतु का उपाय जो है, अक्सर मैं कहता हूँ भाई कितने उपाय करेंगे, तो इससे बेटर है कि हम कहते हैं भी सोच को बदलो, बड़ी सोच बनाओ, थोड़ा ये रखो। ये मत सोचो कि अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन चक्रों में मत पड़ो। बहुत ज्यादा धन के साथ नहीं चिपकना। धन कमाना है पर धन के साथ चिपकना नहीं। धन एक टूल है जो हमारे को जीवन को अच्छे से चलाने में बहुत मददगार होता है। वो हमारे सुख सुविधाओं का ख्याल रखता है, पर उसको कमाते हुए भी उससे बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना। जैसे मैं एक अक्सर उदाहरण देता हूं, आपकी गाड़ी 5 लाख की है या 50 लाख, जिस दिन सड़क पे निकालो उस समय ये सोच के निकालो ये 0 रुपए की भी हो सकती है। कल को ये टक्कर खा गई, इस पे डेंट पड़ गए, हो सकता है बहुत बुरी तरीके से डेंट खा जाए, अल्टा पल्टी हो जाए, आपका इसका 50 लाख वाली का कोई 10 लाख रुपए ना दे। तो ये मान के चलो मैं 50 लाख की गाड़ी को रोड पे ले जा रहा हूं, कल को इसको कुछ भी हो जाता है,
तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस मकसद से गाड़ी चलाओ, कभी एक तो टक्कर नहीं होगी, क्योंकि भगवान भी जानते हैं इसको फर्क तो पड़ना नहीं। ये कहेगा अच्छा अब बच गए ना, बस यही बड़ी बात है, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना, गाड़ी गई जाने दो। तो भाई ग्रह जो ग्रह खराब है, आप समझो वो आपको पेन देना चाहता है, और अगर आपको वो पेन पॉइंट आपका है ही नहीं तो ग्रह वो फिर काम भी क्यों करेगा। जब इसे पता है कि इस आदमी को सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हैरान होंगे, कभी भी करोड़पति अरबपतियों का 100 का नोट नहीं घूमता, इसलिए वो कभी 100 का नोट ढूंढते हुए नहीं दिखाई देंगे। नहीं, फैक्ट है ये। पर गरीब आदमी का 100 का नोट घूम जाएगा, जेब से निकालते हुए गिर सकता है, कहीं ज्यादा दे सकता है, कहीं कम कर सकता है, क्योंकि वो 100 का पॉइंट उस गरीब आदमी के लिए पेन पॉइंट है, पर करोड़पति के लिए नहीं है। क्योंकि ग्रह भी जानता है, इसको पता नहीं याद भी है कि नहीं याद है कि इसके पर्स में कितने 100 के नोट थे, इसने गिने भी कि नहीं गिने, एक दो गिर भी गए, इसको पता ही नहीं चलेगा। और पता भी चल गया तो गए, चलो यार टाइम हो रहा है, हमने आगे पहुंचना है, यार 200 रुपये लगता है, होटल में ही रह गए, चलो छोड़ो निकलो। उसके लिए पेन पॉइंट है ही नहीं, तो ग्रह उसके खराब भी नहीं करेगा। तो जो चीज आपके लिए पेन पॉइंट नहीं है, वो ग्रह उसको डिस्टर्ब नहीं करता। जिस चीज से आप जितना ज्यादा अटैच होगे वो आपका पेन पॉइंट बन जाता है, और ग्रह वहीं पे सबसे ज्यादा डेंट। तो इस चीज को ध्यान। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है सर, लेकिन ये सही में बताइए ये कैसे किया आपने। मेरे एक परिचित थे, मैंने उनको आपका रेफरेंस दिया था, उन्होंने आपसे कंसल्टेशन ली थी। तो जी आपने उनसे कहा था कि आपके घर में वहां उस जगह पे एक अलमारी रखी है, उसके अंदर एक बहुत सुगंधित, बहुत तेज सुगंध वाली चीज रखी है। अब उन्हें खुद ही याद नहीं था, तो वो आपसे कह रहे थे कि नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। आपने कहा नहीं नहीं है, आप देखना बाद में। तो बाद में उन्होंने वो अलमारी जब खोल के ढूंढी ढांडी, तो उसमें एक उन्होंने हिडन तिजोरी बनाई हुई थी जिसके अंदर से कस्तूरी निकली, और पूरे घर अच्छा। में महक गई। तो ये आपने सर ये कैसे किया सर, ये तो बताइए। इसका मतलब कि जो चीज ने खुद घर में अपने रखे हुए उनको पता नहीं है, वो आपको कैसे, मतलब अपने को ये कैसे देख सकते हैं आप। ये तो मतलब अंतर्यामी वाली बात हो गई। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ विशाल जी, है ना तो वो। कैसे किया ये सर? एक यात्रा है, इस यात्रा में जब आप चलते रहते हैं, मैं आपको बताऊं ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो जाते हैं। कुछ आभास ऑटोमेटिक होने लगता है, कई बार लोग हमारे सामने बैठते हैं और हमें ये बैठते ही पता चल जाता है ये बंदा किस मुसीबत से आया है। आज एक कपल आया मेरे पास, और मेरे मन में यही ख्याल आया कुंडली खोलने से पहले कि इन दोनों का झगड़ा है, जबकि वो बड़े हैप्पीली मैरिड कपल नजर आ रहे थे। उन्होंने बैठा, तो जैसे ही मैंने कुंडली खोली तो मेरा तो शक विश्वास में बदल गया। पर मेरी एक आदत है, मैं हमेशा ही पूछता हूँ हाँ बताओ क्या पूछना है। मैं खुद से शुरू नहीं करता, ये मेरी आदत है। तो पर सामने वाला चाहता है कि तुम शुरू करो, फिर ये भी एक जद्दोजहद है। मैं कहता हूँ चलो, तो उन्होंने कैरियर से शुरू करा। मैंने कहा यार मुसीबत तो दूसरी है, ये कैरियर के पीछे काम का ही पड़े हुए हैं। चलो कैरियर की बात शुरू होते ही, चलते 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 मैंने मैरिज लाइफ का जिक्र छेड़ा, और मैं धारा प्रवाह बोलता चला गया, जबकि उनका ये क्वेश्चन था नहीं। वो कहते जी हम तो आए इसी चक्कर में थे, हम आए इसी चक्कर में हैं कि हमारी मैरिज लाइफ में थर्ड पार्टी एंट्री हुई है, और ये बात। तो ये तो विशाल जी आइडिया भी हो जाता थोड़ा बहुत। और जब आप सारा दिन सुबह से शाम तक सिर्फ लोगों की प्रॉब्लम को ही डील करते हो, और आप ग्रहों से ही देखना शुरू कर देते हो, तो एक अवस्था धीरे 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 डेवलप होती चली जाती है, हर एक के साथ। ऐसा नहीं कि मेरे साथ है, ये हर एक के साथ वो पॉसिबिलिटीज बन जाती सर है फिर ना। वो चेहरा है ना बोलने लग कहाँ जाता है रखी लोगों है? का। तो उनके घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है ये? बा ये चलते चलो चले आपस कपल की चलने दो। प्रॉब्लम तो समझ में आती है सर, कोई आपने ग्रह देखा होगा, कुछ किया होगा। नहीं नहीं, बिना कुंडली देखे ही, तो बिना कुंडली देखे ही, बिना कुंडली देखे ही चेहरे से पता मतलब वो आवाज धीरे धीरे होने लग जाते, चीजें समझ में आने लग जाती। वो कोई बहुत बड़ी बात है ना। पर मेरा एक और बात चीज माननी है कि जो चीज जरूरी हो बस उसी को व्यक्त करो, उससे ज्यादा व्यक्त ना करो।
किसी को कोई व्यक्ति आपके पास आता भी है तो नीड टू बेस पे टॉपिक पे ही बात करनी चाहिए। आपने मेरे पुराने वीडियो भी देखे होंगे, मैं हमेशा कहता हूं कभी भी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शन मत करो। केवल जिस आदमी को जिस चीज की जरूरत है उससे ज्यादा फालतू बात ही मत, क्योंकि जरूरी नहीं है। हर उम्र में देखो जरूरतें बदलती हैं, उम्र के साथ साथ जरूरतें बदलती हैं, इच्छाएं बदलती हैं, लोगों की डिमांड बदलती है। देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो उसकी डिमांड स्वास्थ्य की ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, हो घर की हैप्पीनेस की बढ़ती चली जाएगी, है ना। और जब नौजवान आएगा उसकी डिमांड क्या आएगी? प्रमोशंस, अच्छी नौकरी, अच्छी कंपनी, वो उसकी डिमांड है। या अच्छा जीवन साथी, उसकी डिमांड ही दो है। पर एक 55 साल का आदमी, 60 साल का आदमी आएगा, उसकी ये डिमांड है ही नहीं। अब वो जो होना था हो लिया, अब तो चाहता है कि स्वस्थ रहूं, शांति से रहूं, और बच्चे मेरे को इज्जत दें, बस घर परिवार में बनाऊं, बना रहूं, इससे ज्यादा डिमांड नहीं। तो डिमांड्स उम्र के हिसाब से बदलती रहती, चीजें बदलती रहती, और कुंडली वही है। तो समझदार ज्योतिषी वो है जो ग्रह के अनुसार, उम्र के अनुसार, इसलिए जो 35 साल चक्कर में बताया था आपको, कि आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि यार ये 48वां साल है, ये 49वां साल है, अरे यार ये तो केतु का टाइम चल रहा है। अभी इसके मन में ना केतु से रिलेटेड ख्याल आ रहा है। अब कुंडली में देखो उसको केतु का कैसा बैठा है। अगर केतु गड़बड़ बैठा है तो नेट उस टाइम में 48 से 50 की उम्र में उसको घुटने से नीचे पार्ट में मुसीबत, पाँव में दर्द, शिकायत मिलेगी मिलेगी। या डॉक्टर ने कोई ना कोई बॉडी में सर्जरी के लिए बोल रखा हो, चाहे वो नाक की सर्जरी बोले, चाहे कुछ की बोले, या गॉल ब्लैडर रिमूवल की बात आए, कुछ ना कुछ ऐसी बात आ रही। अगर खराब है तो केतु, तो आपके दिमाग में आया तो तुरंत आपकी निगाह केतु ग्रह पे जानी चाहिए D1 चार्ट के अंदर। फिर आप तुरंत वर्षफल बनाओ कि वर्षफल में केतु कैसा आ रहा है, क्या जो मुझे दिखाई दे रहा है वो होगा कि नहीं होगा। अगर केतु वहां पर भी गड़बड़ दिखा रहा है तो निश्चित रूप से केतु के साइड इफेक्ट उस पर आएंगे ही आएंगे। आपने अब प्रदर्शन की बात आ गई, अब आप सीधा बोलिए कि आपका कोई भांजा है, वो कहेगा हाँ जी भांजा है। अब मामा भांजे की आजकल इतनी बातें नहीं होती, बोला आप फोन लगाइए आपका भांजा परेशानी में। हाँ, उसके भांजे को या तो नौकरी में मुसीबत आ रही होगी या उसकी हेल्थ में दिक्कत आ रही। केतु मामा का बिगड़ा हुआ है, 48 से 50 साल की उम्र चल रही है, मुसीबत भांजे पे चल रही है। अब वो एकदम हैरान हो जाएगा, यार मामा भांजे की तो बात ही नहीं आई। बंदे ने कुंडली में देख के भांजे की बताई, वो फोन लगाया, वो कहता है हाँ मामा परेशान चल रहा हूँ मैं। उसकी बहन ही बता देगी हाँ भाई ये लड़का परेशान चल रहा है काफी दिनों से, डिप्रेशन में, या इसको जॉब नहीं लग रही है, या इसका वो नहीं हो रहा है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे। तो ऐसे तो ज्योतिष में बहुत सारी चीजें होती हैं जो सामने वाले को हैरान कर, पर वो धीरे 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 डेवलप होती चली जाती है। हाँ, नए लोगों को नहीं बोलना होता है। जब आपका व्यक्ति, जो क्लाइंट है आपका, आप पे जब विश्वास करता है और दिल खोल के बात करता है, तो ये जब बात की बात है। शुरुआत में तो उसी पर फोकस करो जो वो चाह रहा है। ठीक है, हाँ हिमांशु। गुरु जी, अ, आपने अभी वर्षफल के बारे में बोला था, तो वर्षफल में अगर टक्कर लगती है तो कितने पीरियड के लिए ये करना पड़ेगा उपाय? देखो पहली बात तो टक्कर लगी रही है, आप ओके उसका सर। महीना निकाल लो। मैंने वर्षफल कराया था। नहीं सर, मैंने आपका यूट्यूब वीडियो देखा था, नहीं उससे। नहीं नहीं, नहीं, अभी आपको भी तो कराना है, कराना कराया है। कि नहीं कराया? अभी वर्षफल नहीं कराना है कराया? सर। नहीं सर। हाँ फिर तो उसको ले गया कल। आज कराना था वो, आज ये टॉपिक। आज वर्षफल कराना था? हाँ जी। अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा। नहीं, तो मैंने मैंने नोट बता किया देते। बोला। कोई बात नहीं सर, ये हो गया तब भी ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये भी करवाना ही था। हाँ जी। कल वर्षफल करा देंगे, है ओके ना। तो वर्षफल में हिमांशु पूरा साल का भी निकलता है और महीने का भी निकलता है ना। सर। तो आप वो टक्कर जहां लग रही है, ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ है, एक तो उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट देगा, और जिस महीने में वो आया हुआ है उस महीने का रिजल्ट देगा वो। ओके तो सर। जो टक्कर जिस महीने की वो लगी हुई है ना, उसमें ज्यादा चांस है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मुसीबत आने की। बाकी पूरे साल इतनी ज्यादा नहीं।
ओके कुछ चीजों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि हड्डी टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, अब गए 2-3 महीने, तो रिकवरी में टाइम लेगा ही लेगा। बेशक अगला ग्रह फिर ठीक ही क्यों ना आ जाए, अगले महीने का ग्रह बेशक ठीक ही क्यों ना आ रहा हो, तो आप उसे कहेंगे कि हाँ रिकवरी अब फास्ट होगी, क्योंकि अब अगला ग्रह अच्छे वाला आ गया। बुरा वाला ओके आ गया तो पता चला आज डॉक्टर ने हड्डी गलत जोड़ दी। तो ऐसा भी हो जाता है लोगों के पास, तो फिर वो दूसरे यस के पास भागते फिरते हैं। तो उस तरीके का अंदाजा, जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो ना, बिना जल्दबाजी के, बिना हड़बड़ाहट के, टेंशन फ्री हो करके, तो ज्योतिष आता है। टेंशन लेने से ज्योतिष नहीं आता, जल्दबाजी करने से ज्योतिष नहीं आता, फ्रस्ट्रेशन से ज्योतिष नहीं आता। सहज स्वभाव से अपने गुरु पर विश्वास रख करके ही ज्योतिष आता है। गुरु पे विश्वास बना के रखें, और गुरु, मैंने अभी बताया, गुरु का विश्वास ही केतु है। ठीक है, जो उन लोगों का गुरु पे विश्वास हट जाता है, वो इधर उधर कूद फांद करते रहते हैं, टिकते नहीं है कहीं पर भी, तो उससे क्या होता है कि केतु तो बिगड़ा पड़ा है। अब जब केतु ही बिगड़ा पड़ा है, तो फिर गुरु तो बेचारा अपने आप ही बिगड़ा पड़ा है, तो फिर वो जाएंगे कहाँ? वो कभी ज्योतिषी नहीं बन सकते, कभी नहीं। आप हैरान होंगे, एक समय पे वो फ्रस्ट्रेशन में आके ज्योतिष छोड़ देते, और फिर सबको कहते फिर, अरे मैं तो इसका एक्सपर्ट हूँ, बस छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया, मैं तो वो बता दूं जो कोई नहीं बता सकता। पर फिर वो समाज में यही फिर, और 2-4 चीज याद रख लेंगे जो दिमाग में घुसी रह जाती हैं, बाहर नहीं निकलती, उन्हीं को बोलते रहते, आता कुछ। कल ही मेरे पास एक व्यक्ति थे, सज्जन थे, जो कुछ और विद्याओं से करते थे, और बातचीत होने लगी, तो मैं अक्सर बोलता नहीं हूँ कि मैं ज्योतिष, पर जो है किसी और ने उनको बताया, तो गुरुजी है, ये है, वो, उन्हें बता दिया, तो बात होने लगी। इतनी देर में उन्होंने अपनी कुंडली के बारे में वो बोले, जी मैंने 1-2 ही पॉइंट पकड़े, मैंने उनको बताना शुरू करा, वो तो मुरीद हो गए। दो बात बताते ही, 2 बात बताते ही मुरीद हो गए, क्योंकि उन्होंने शुरुआत वहां से की थी, जी ज्योतिष तो मुझे बड़ा अच्छा से आता है, पर मैं तो ये काम करता नहीं हूँ एस्ट्रोलॉजी का, मैं तो अपनी नौकरी करता हूँ, और मैं तो इस पद पे हूँ, मैं तो फलाना पद पे हूँ। उनके ऊपर इंप्रेशन जमा ही रखा था उन्होंने। ठीक है, मैंने कहा अब गलती से तुम्हारा एक टीचर से सामना हो गया है, तो भाई अब कहाँ तुम्हारा होगा। तो वो उनको कुछ सूत्र, जब जैसे जैसे सूत्र देने लगा, तो उनकी आंखें खुल गई कि अरे यार, ऐसा होता है क्या ज्योतिष, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा जहाँ जो लोगों ने नहीं पढ़ा वही हम पढ़ाते हैं, बस एस्ट्रो पाठशाला में जाओ। यस सर। हाँ भरत जी। सर जी एक्चुअली क्या है कि जन्म कुंडली में अगर जो ग्रह चोट खा रहा है उसका कितने दिनों तक उसका रेमेडीज करना चाहिए, और वर्ष देखो, कुंडली में अगर वो है। चोट चोट देखनी चाहिए कि गहरी है कि कमजोर है। अच्छा अगर अच्छा। कमजोर चोट लग रही है तो 43 दिन का उपाय बहुत है। अगर अच्छा कमजोर चोट है तो 43 दिन का उपाय बहुत बढ़िया उपाय है। और अगर चोट अच्छा। बड़ी मजबूत लग रही हुई है तो 43 सप्ताह का उपाय रखना। 43 सप्ताह, अच्छा उसका अच्छा। करने का तरीका क्या है? पहले 43 दिन हम्म लगातार उपाय कराइए, और फिर कहिए अब हम्म, हर हफ्ते करिए, और ऐसा अच्छा 47 हफ्ते तक उससे कराइए, लगभग लगभग पूरे साल। अच्छा अच्छा। और हाँ, वर्ष कुंडली में भी सेम पोजीशन। वार्षफल में भी अगर हल्की चोट है तो 43 दिन के उपाय से ही काम बन जाता है, लाल किताब के उपाय से 43 डेज में अच्छा ही काम बन जाता है। और ज्यादा गहरी है अच्छा तो वही फिर कहो कि पूरा साल करना पड़ेगा ये। अच्छा अच्छा अच्छा। बस वही क्वेश्चन था, बाकी तो सब बराबर है। हाँ शर्मा जी। चरण स्पर्श गुरु जी। आशीर्वाद। गुरु जी बस एक चीज ये पूछनी थी, यदि जैसे टक्कर का जैसे भी आपने बताया, तो यदि मान लीजिए, एक तो मेरे मन में ये था कि 3 ग्रह यदि एक साथ बैठे हों, और एक तो अगर उनकी टक्कर लगे, तो क्या एक ग्रह की पहली बात टक्कर तो शर्मा जी, वो तीनों टक्कर खा जाएंगे। अच्छा मैं भूल जाऊंगा एक बार, आप लोग देखते हो भरत जोशी जी के वीडियो आते हैं एस्ट्रो पाठशाला पे और हमारे और यूट्यूब चैनल पर, आप भरत जोशी का जी का है ना, देखा करो। भरत जोशी जी बहुत अच्छी जो है ज्योतिष की बातें बता रहे होते हैं,
देखो, जी। हमारा एस्ट्रो पाठशाला का एक मेरा अलग ड्रीम भी रहता है कि हम अपने ही स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाएं। कोई स्टूडेंट चाहे वो प्रैक्टिस करना चाहता है, चाहे वो टीचर बनना चाहता है, हम उसको अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं, इसमें बिल्कुल भी नहीं चकते। आप में से भी कोई व्यक्ति अगर कोई अच्छा टॉपिक याद करता है, चाहे एक ही टॉपिक पकड़ रखा है उसने, पर वो अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है और यूट्यूब चैनल पे आना चाहता है, आज हमारे 36,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर, तो हम उसको स्थान दे सकते। मेरे 2 और चैनल भी हैं, ज्योतिष द सोल पाथ, उसमें भी 4-5 हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर, तो वो किसी भी हमारे चैनल में आ सकता है। वो ओनली फॉर आवर स्टूडेंट्स के लिए हम करते हैं। तो अगर कोई और, भरत जोशी जी के आप सभी लोग कमेंट्स करा करो, भरत जी का जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ बहुत तेजी से। सारे जी जी। स्टूडेंट्स जो है लिखा करो, आपके साथी हैं, आपके बीच के साथी हैं। ऐसे ही प्रतापशील जी हमसे ज्योतिष जब सीखते थे, तो हम कहते थे कि प्रतापशील जी को थोड़ा आगे बढ़ाओ। आज प्रतापशील जी बहुत ही अच्छे अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। हमारे एस्ट्रो पाठशाला में बहुत सारे कोर्सेज वो करवाते रहते हैं, है ना। तो ये आप देखिए कि वो हमारे साथ मिल करके काम कर रहे हैं, मिल करके आगे बढ़ रहे हैं। देखते ही देखते वो बड़े अच्छे टीचर के रूप में उभर करके आ गए। निश्चित रूप से वो उनका गुरु के प्रति आस्था, गुरु के प्रति श्रद्धा भी उनकी काम करती है, और साथ में उनका जो एक चिंतन है और जो ज्योतिष के प्रति उनकी आस्था है, वो चीज भी वर्क करती है। तो ऐसे ही उर्मी गुप्ता जी हैं, हमारी ही स्टूडेंट रही। तो हम जो है टीचर भी लगभग लगभग मैम जो बनाते हैं अपने ही स्टूडेंट से बनाते हैं। ये मेरी आज की नहीं, पिछले 10-12 सालों की आदत है। ये नहीं कि हमने अभी कुछ शुरू किया है। ये मेरी टीम में मैक्सिमम, एक मनोज भंडारी जी को छोड़ करके मैक्सिमम हमारे हैं, मेरे ही स्टूडेंट आपको मिलने वाले हैं, और खास करके जो हमारे कोर्स लेकर के आते हैं। तो मैं बाहर से जल्दी सी लेके नहीं आता हूँ किसी, क्योंकि मेरा ये मानना है जिन लोगों ने सीखा है, एक तो मेरी नजर में रहेंगे, मुझे उनका एग्जाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो कहता हूँ ना, कैमरा खोल के रखो, बस वो कैमरे में ही फोटो खींचता रहता हूँ मैं सबकी, किसको कितना समझ में आया है। फिर कोई आगे बोलेगा ना मुझे इतना समझ में आ गया, मुझे समझ में आता है, मुझे इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं। नए आदमी का पता नहीं है, और फिर इंटरव्यू लेते हुए हम अच्छे नहीं लगेंगे, है ना। तो इसीलिए हम जो करते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग फेल हो जाते हैं। इवन आप जान के हैरान होंगे, मेरे यहाँ पर 25-30 ब्राह्मण है, वैदिक ब्राह्मण, और आज से 18 सालों से हमारा पाठ पूजा का बड़ा काम है। मतलब ग्रह शांति इत्यादि के लिए हमारे पास पूरी ब्राह्मणों की एक्सपर्ट टीम है। अब ब्राह्मण जो शास्त्री किए हुए आते हैं, जब मैं उनसे इंटरव्यू लेता हूँ फेल हो जाते हैं। जब ब्राह्मणों की जरूरत होती है, वो कहते हैं गुरु जी आप इंटरव्यू लो, आपका कोई जवाब नहीं दे पाता। क्योंकि, और मैं कहता हूँ तुम्हें जो आता है वही बताओ बस। मैं उन्हीं से प्रश्न पूछता हूँ, वो उसमें बेचारे डगमगा जाते हैं। तो मैंने इंटरव्यू लेता नहीं, तो अब मैंने स्टूडेंट्स के लिए तो यही कर रखा है कि भाई मैं आपके चेहरे देख के ही समझ जाऊंगा, आपके प्रश्न पूछने के लेवल से ही समझ जाऊंगा कि अभी तक समझ में कितना है, या अभी गोल गोल ही घूम रहे हो। वो आपके प्रश्नों से ही पता चलता। हाँ राजन जी। हाँ, गुरुजी कोई भी एक ग्रह है, अगर जहां वो टक्कर मार रहा है 8th हाउस में, वहां पे मल्टीपल ग्रह हैं, एक से ज्यादा है, तो हर ग्रह पे इम्पैक्ट जाएगा। हाँ, हर ग्रह पे टक्कर लग जाएगी। अगर मान लो पंचम भाव में 3 ग्रह बैठे और 10वें में एक ग्रह बैठा और वो टक्कर मारा, तो तीनों को टक्कर लगेगी, और फिर तीनों अपने अपने बलिदानी ग्रह को ऊपर मुसीबत डालेंगे, ऐसा समझना है। और अगर वाइस वर्सा हो, जैसे दशम में 3 है और पंचम में 1 है, फिर वो तीनों मिलकर के एक को पीटेंगे। तो ये टक्कर डेंट जबरदस्त हो डेंट जाएगी। डेंट पंचम वाले को ही पड़ेगा, बस ये ध्यान बट डेंट ज्यादा हो जाएगा बिकॉज 3 टक्कर मार रहे हैं। रहे। वो तो है ही है भाई, 3 ग्रह अपनी मुसीबत डाल रहे। जी जी, ठीक है गुरु हाँ जी, तायल थैंक साहब। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव, कोई ग्रह को टक्कर पड़ रही है, वो उच्च का ग्रह बैठा है वो, जी। उसके मित्र ग्रह भी अच्छे बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो टक्कर कैसी होगी? हाँ देखो, उच्च का ग्रह भी है बेशक, अगर उसको कोई भी ग्रह टक्कर मार रहा है, और टक्कर अगर वो 10वें घर से जा रही है या पहले घर से जा रही है, तो फिर वो सीरियस टक्कर है।
उसका हमें देखना पड़ेगा कि फिर उच्च का जो ग्रह है गुरुदेव पूरी तरीके से फिर वो उच्च के परिणाम नहीं दे पाए। गुरुदेव हमने हाँ बताइए। हाँ गुरुदेव, हमने ये माना कि मंगल बैठा है 10वें घर में, ठीक है। उसके उसके मित्र सूर्य, चंद्र और गुरु तीनों ही अच्छे बैठे हैं, नहीं नहीं, टक्कर कौन मार और रहा है मंगल को उसको पहले तीसरे ही- घर से केतु से टक्कर पड़ी। हाँ ठीक है। तीसरे घर से टक्कर पड़ी, केतु से ठीक है टक्कर पड़ी उसको। ठीक है ठीक है। तो सर क्या टक्कर कैसी रहेगी फिर वो? नहीं, बहुत ही सामान्य टक्कर है। टक्कर है पर बहुत सामान्य है, मतलब चिंता करने का विषय नहीं। बस यही पूछना था गुरुदेव। ठीक है। ठीक है, चलिए आप लोगों का धन्यवाद, कल मिलते हैं। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। चरण नमस्कार। स्पर्श। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। नमस्कार।